बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 14 नवंबर है, साल 2020। तीन बड़ी अहम खबरें मैं आपके सामने आज वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं। अयाज सादक की ताहयात नैली के हवाले से एक बड़ा एक्शन शुरू हो चुका है। इसकी डिटेल आपके सामने रखूंगा। कैप्टन रिटायर सफदर को कायद मज़ार की बेहुरमती पर जिस तरह सिंध हुकूमत ने क्लीन चिट देने की कोशिश की, अब वफाकी हुकूमत मुकाबले में आ गई है, मैदान में आई है। इसकी डिटेल भी हम शेयर करेंगे। और कश्मीर ज्यादती वाक़े के अंदर एक नई डेवलपमेंट आई है, उस पर भी बात होगी। कश्मीर ज्यादती वाक़या आपको इल्म है, थोड़ा मैं बैकग्राउंड बता दूं। चूंकि ये खातून कराची के एक हॉस्पिटल में थी, वहां पर कश्मीर का एक शख्स जो क्रिमिनल माइंड गैंग का हिस्सा था, उससे उसकी मुलाकात हुई। उसने फोन नंबर लिया और उसको नौकरी का झांसा देकर बाद कश्मीर के अंदर बुलाया गया। उसकी 4 साल बच्ची उसके साथ थी और वो नौकरी लेने के लिए कश्मीर के अंदर आई। इस मुल्क के अंदर गुर्बत की वजह से लोग बेचारे इस तरह मजबूर होते हैं और उनको इल्म नहीं होता कि उनके साथ क्या होने वाला है। और कश्मीर के अंदर वो एक गैंग के हत्थे चढ़ी जिन्होंने उस खातून को ज्यादती का निशाना बनाया। और साथ जुल्म की इंतहा ये है कि उस 4 साल बच्ची को भी ज्यादती का निशाना बनाया गया। और फिर उन्होंने औरत को धमकी दी कि बच्ची हमारे पास रहेगी और आप दोबारा हमारे लिए कुछ और लड़कियों का बंदोबस्त करके यहाँ पर आएगी। अगर किसी को इतला दी गई तो फिर आपके खिलाफ जो है वो आपकी बच्ची नहीं बचेगी। वो खातून ने हिम्मत की और वहां पर कश्मीर के पुलिस स्टेशन चली गई। और वहां का जो एएसआई है मोहम्मद बख्श, उसने एक तारीखी जो है वो कारनामा सर अंजाम दिया। उसने देखा कि अपनी बच्ची और बीवी को उसने इस्तेमाल किया और वहां पर जिस तरह टेलीफोन पर राब्ता किया गया और नई लड़कियां बनाकर कि वो खातून जैसे नई लड़कियां लेकर आ गई है, वहां उस मरकजी जो मुलजम था मोहम्मद रफीक उस तक पहुंचने में कामयाब हुई और पुलिस ने उसको बिल आखिर गिरफ्तार कर लिया। और उस बच्ची ने जिस तरह के अल्फाज का इजहार किया, जब उनसे पूछा गया बच्ची से कि बच्ची आपके साथ ये दरिंदगी किसने की, तो उसने कहा अंकल से। इस तरह के वाकयात रोजाना इस मुल्क के अंदर होते हैं और मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया है कि ऐसे दरिंदों को इस तरह की सजाएं दी जाएं कि लोग देखकर इबरत पकड़े उसको। अब वो बच्ची बेचारी मासूम, उसके साथ वो जिंदा तो रही और अल्लाह ताला ने उसकी जिंदगी को महफूज रखा। लेकिन क्या बीतती है इस तरह जो वालदैन होते हैं, जो सोसाइटी है हमारी, और कल को आने वाले मुस्तकबिल के अंदर अल्लाह ताला हमेशा इस तरह की मुसीबतों से लोगों को महफूज रखे। अब वहां पर एक काम पुलिस ने बड़ा अच्छा किया और वो ये कि वो मोहम्मद रफीक के कहने पर एक खैर मोहम्मद बुगटी, खैरुल्ला बुगटी, एक और जो मुलजम था, उसकी तलाश में निकले। और जब वहां पहुंचे तो वहां पर पुलिस ने जिस तरह की स्टेटमेंट दी है, वहां पर उन्होंने फायरिंग की और फायरिंग के तबादले के अंदर वो जो मोहम्मद रफीक उन्होंने पहले पकड़ा हुआ था दरिंदा, उसको गोली लगी। और गोली लगी और वो उसका किस्सा खत्म हुआ और खैरुल्ला बुगटी जो है वो अब उन्होंने पकड़ा हुआ है। यकीनन ये बादी नजर में ऐसे लगता है कि पुलिस ने उसको खुद ही फड़का दिया है। तो बिल्कुल आइन और कानून की बात औकात आप बात करते हैं, लेकिन हमारा जो जुडिशरी का इतना सिस्टम कमजोर है कि इस तरह के बंदों को पुलिस मुकाबले के अंदर यकीनन उड़ा देना चाहिए। हाँ, जिस दिन हमारे मुल्क के अंदर प्रॉपर तरीके से जुडिशरी काम करेगी, वर्किंग होगी और महीने 2 महीने के अंदर इस तरह के मुजरमों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, फिर ऐसा काम नहीं होना चाहिए। तो यकीनन मुमकिन है, ये एक ख्याल है, जी मुमकिन है वाकयातन वहां पर पुलिस मुकाबला हुआ और उसके अंदर वो मारा गया। बहरहाल ये एक जबरदस्त काविश हुई और सिंध हुकूमत ने भी ये एक अच्छा कारनामा किया है कि उसकी बेटी को 10 लाख रुपए इनाम दिया है। और कैदी आजम मेडल के लिए सिंध हुकूमत ने सिफारिश की है, कहा है कि वफाकी हुकूमत को सिफारिश करेंगे कि इस AIC को कैदी आजम मेडल दिया जाए। यकीनन ये एक अच्छी काविश है। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उस शख्स से बात की है और ASI मोहम्मद बख्श से, और उसको अप्रिशिएट किया और उसको कहा है कि अगर मैं आपके सामने हूं तो मेरा दिल करता है आपका माथा चूमूं। आप जैसे लोगों की वजह से पुलिस का आज इमेज बच गया और आपने बहुत जबरदस्त काविश की है। अब मैं दूसरी बात की तरफ आता हूं और वो बड़ी अहम है। अहम बात यह है कि यहां पर कायदे आजम के मदार पर जिस तरह की बेहुरमती का वाकया हुआ आपके इल्म के अंदर है। कैप्टन रिटायर सफदर मरियम सफदर, उन्होंने जहां पर हुल्लड़बाजी की और ये कायदे आजम का जो एक्ट है मदार के हवाले से उसकी खिलाफ वर्जी थी, 6 की खिलाफ वर्जी थी। और इस हवाले से कायदे आजम बोर्ड मैनेजमेंट जो है वो मैदान के अंदर आ गया और उन्होंने दरखास्त दिया जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की कोर्ट के अंदर। उन्होंने कहा है कि जनाब हमने पहले जो हुकूमत सिंध है
उसको भी तमाम डिटेल्स दी थी, वीडियोस दी थी, जिस तरह वहां पर कायदे आजम के मदार की बेहुरमती की गई, लेकिन उस हवाले से सिंध हुकूमत ने एक्शन नहीं लिया, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। अगर हुआ है तो उसके बाद उसको गोल मोल करने की कोशिश की जा रही है। और ये दरखास्त दायर की गई है कायदे आजम मैनेजमेंट बोर्ड, चूंकि ये वफाक के अंडर होता है और एक इंडिपेंडेंट बॉडी है वहां की मैनेजमेंट के हवाले से, तो उन्होंने एक अच्छा ये कावज किया है। और साथ ही अदालत ने बोर्ड की दरखास्त को काबिल समाअत करार दे दिया और इसके लिए 16 नवंबर तक जो है वो समाअत मुलतवी की है और दलाल तलब कर लिए। और फिर वफाक ने भी जो मुकदमा चालान था सिंध हुकूमत का उसको चैलेंज कर दिया है और उसके खिलाफ असिस्टेंट अटार्नी जनरल के जरिए दरखास्त दायर कर दी है। और कॉल डाटा रिकॉर्ड की बुनियाद पर मुद्दई की उन्होंने कहा है कि मज़ार पर मौजूदगी से इनकार ये जमानत ये मुहैया नहीं करता कि वहां पर वकूआ नहीं हुआ। तफ्तीशी अफसर को मीडिया, सोशल मीडिया और दीगर जराए से जो सीसीटीवी फुटेज है उनका सहारा लेकर देखना चाहिए कि अगर कैप्टन रिटायर सफदर और उनके हवारियों ने ये जुर्म किया है तो उनके खिलाफ बाकायदा एक्शन होना चाहिए। ये प्राइम मिनिस्टर और वफाकी जो हुकूमत है वो उन्होंने इस हवाले से असिस्टेंट अटार्नी जनरल के जरिए वहां पर दरखास्त दायर कर दी है। तो अब कायदे आजम मैनेजमेंट बोर्ड जो है उसकी तरफ से और वफाकी हुकूमत की तरफ से दो दरखास्तें जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास पहुंच चुकी हैं कि जिस तरह सिंध हुकूमत मिली भगत करके उनके लिए भुट्टो के मज़ार की बात करें, बेनज़ीर की बात करें तो बड़ी अहमियत रखती है, लेकिन कायदे आजम बानी पाकिस्तान का मज़ार उनके लिए अहमियत नहीं रखता। और जिस तरह का उन्होंने एटीट्यूड जिस तरह का दिखाया है उनके लिए अपने सियासी मफादात ज्यादा आम है, वो पीडीएम का करप्शन बचाओ इत्तेहाद ज्यादा आम है। लेकिन इस हवाले से जो कार्रवाई की गई, कैप्टन रिटायर सफदर को कोरोना वायरस हो चुका है और वो इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है। और साथ ही इस कार्रवाई का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो हदायत हैं वफाकी हुकूमत की उसके मुताबिक ये जो कानूनी तकादा बनता है उसके मुताबिक इसका आगाज हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह आपको इल्म है कि अय्याज सादक के हवाले से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आई है। और जिस तरह एक मरतबा खामोशी हो गई थी, उन्होंने एक कौमी सलामती के मुताल्लिक इजलास था, उस इजलास को कौमी असम्बली में इस तरीके से प्रेजेंट किया कि जैसे सबकी आर्मी चीफ की और वजीर खारजा की टांगें कांप रही थी कि भारत अभी हमला कर देगा। और ये राज की बातें होती है और इस तरह के छोटे लोग जब बड़े मनसबों पर पहुंचते हैं तो यही कुछ होता है। और उसने वो बात करके कौमी असम्बली के फ्लोर पर कर दी और उसके बाद मजीद इसको वदात के साथ कुछ इंटरव्यूज के अंदर बताया, फिर भारतीय मीडिया ने इसको उठाया। और ये जो बात है ये DGISPR ने भी इस हवाले से गुस्से का इजहार किया था कि पाक फौज को इस पर बड़ा गुस्सा है और साथ ही जो लोग इस तरह कुर्बानियां देते हैं, अब ये जितने चोर डाकू लुटेरे हैं इनकी औलादों को भेजना चाहिए। जिस तरह अभी भारत के अंदर, मैं वो अगली वीडियो में आपके सामने रखूंगा, जिस तरह मुख्तलिफ 17 सेक्टर पर जंग का आगाज हो चुका है, वहां पर आप बिलावल, मरियम और इन सब की औलादों को भेजिए ताकि पता चले कि वहां पर लड़ना कैसे होता है। और यहां पर सिर्फ बातें करके चोरी डकैती के लिए और सिर्फ जलसे के अंदर तकरीर करना जो है ये आसान होता है। अब जो अय्याज सादक है उसके खिलाफ एक रेफरेंस जो है वो भेज दिया गया स्पीकर कौमी असम्बली को। स्पीकर कौमी असम्बली को जो रेफरेंस भेजा गया है ये हमारे ARY के नुमाइंदे हैं अब्दुल कादर साहब, उन्होंने न्यूज़ दी है और उनकी न्यूज़ हमेशा इस हवाले से बड़ी इंफॉर्मेटिव होती है। उन्होंने कहा है कि जनाब हुकूमत जो है वो अब इस हवाले से एक्शन लेगी। ज़ाहिर स्पीकर कानून के मुताबिक 1 महीने के अंदर इसका लीगल तरीका है कि वो फैसला करेंगे और फैसला करके इसको इलेक्शन कमीशन की तरफ भेजा जाएगा। इलेक्शन कमीशन फ्रीकैन की समाअत करेगा, अय्याज सादक को भी मौका दिया जाएगा और अगर वो अपने आप को प्रूव ना कर सके और अगर उनका बयान, उनके जो हल्फ है, हल्फनामा ज़ाहिर 7 लफ किया गया है और हल्फनामे की खिलाफ वर्जी है, ये वर्जन अपनाया गया और ये जो कौमी सलामती के अमूर के अंदर जो राज थे जिनकी हिफाजत करना उस मीटिंग के हवाले से इन पर जरूरी था, वो राज उन्होंने बाहर निकाले जिससे दुश्मन को फायदा हुआ। लिहाजा अब ये बंदा इस एल नहीं है कि इसको पाकिस्तान की कौमी असम्बली या सेनेट का मेंबर मुंतखब किया जाए। तो ये अय्याज सादक के खिलाफ ताहयात नाअहली का एक बहुत बड़ा रेफरेंस है, वो बाकायदा दायर कर दिया गया और अब इस पर हवाले से जो भी एक्शन होंगे उस हवाले से हम अपडेट करते रहेंगे। यकीनन इस शख्स को असम्बली से किक आउट करना चाहिए और कानून और आइन के मुताबिक इस तरह के जितने लोग भी जिनकी जबानें इस मुल्क के कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ रोज चलती हैं उनको इन इदारों के अंदर नहीं आना चाहिए। और अगर ये इतनी बहादुरी दिखाते हैं तो अभी मौका है
इनको आगे खड़ा करें और मोदी जंग खत्म कर देगा, क्योंकि मोदी इस वक्त अंदरूनी और बैरूनी तौर पर पाकिस्तान को कमजोर करना चाहता है। बहरहाल अयाज सादक की नाअहली के हवाले से ये एक बहुत बड़ा एक्शन है और इसको अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। अपने हल्फ की उन्होंने खिलाफ वर्जी की, वो इस ऐवान में बैठने की अहलियत खो चुके हैं। कौमी सलामती के राजों की वजह से दुश्मन ने फायदा उठाया मुल्क ने, और ये इस रेफरेंस के अंदर की गई है। अब स्पीकर कौमी असम्बली इसको इलेक्शन कमीशन की तरफ अगर भेजेंगे तो वहां पर सुनवाई होकर फैसला होगा, और अगर ये ताहयात नाअहल हो जाते हैं तो ये एक बाकियों के लिए बहुत बड़ा सबक होगा। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।